दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एजुकेशन आई में। आज हम मौर्योत्तर काल को अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर काल का जो मानक समय है 187 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक है। मौर्योत्तर काल से अर्थ यह है कि मौर्य साम्राज्य के बाद का युग। तो मौर्य साम्राज्य के बाद का युग जो है 187 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक के मध्य में अध्ययन किया जाता है। इन्हें मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है हमें विभिन्न वंशों का उदय होता है और विभिन्न विदेशी आक्रमण को भी देखने को मिलता है। विभिन्न वंश जैसे सातवाहन, कण्व, शुंग वगैरह का उदय होता है और विदेशी आक्रमण में विभिन्न प्रकार के जो विदेशी आक्रमण हुए जैसे पल्लव, शक, हिंद यूनानी, कुषाण आदि का आक्रमण देखने को मिलता है। तो आज हम मौर्योत्तर काल को विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम जो है विभिन्न वंशों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमसे। हम काफ़ी आपको अच्छा कंटेंट देंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प होगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल जो है का मानक समय जो आपको बताए हैं 187 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक। तो उसी समय जो है 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके किया था। बृहद्रथ मौर्य कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र के काल में यवनों का आक्रमण हुआ था। यवन विजय के उपलक्ष्य में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। कालिदास की मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का पोता अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र ने भी यवनों को परास्त किया। तो यहाँ हमने देखा कि पुष्यमित्र के समकालीन कौन थे? पतंजलि। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभाष्य के लेखक भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और पाणिनि के लेखक कौन है? ये अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे। फिर एक कालिदास की मालविका अग्निमित्रम एक पुस्तक है। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र का पोता अर्थात पुष्यमित्र का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसका पुत्र जो था वसुमित्र, इसका क्या होगा? पोता होगा। तो इसने भी यवनों का आक्रमण किया है, ऐसा मालविका अग्निमित्रम कहता है। शुंग काल में देखिए संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। शुंग काल में जो है संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। तो शुंग काल में जो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण थे, तो इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण व्यवस्था का जो है पुनरुत्थान होता है और संस्कृत भाषा का भी पुनरुत्थान होता है। शुंग काल में ही पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना हुई। ये जो मनुस्मृति ग्रंथ है इसमें काफ़ी भेदभाव वगैरह का समावेश है। तो इसी बुक को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था कि इसमें बहुत सारा भेदभाव वाली बात की गई है। तो इसको जो है डॉक्टर अंबेडकर बाबा ने जलाया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किस काल में जो है मनुस्मृति की रचना हुई, तो शुंग काल में। उसी तरह नारद स्मृति का जो रचना हुआ था, नारद स्मृति का रचना गुप्त काल में हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने की और कण्व वंश की स्थापना की। तो जान गए कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। ये जनरल आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अभी हम बहुत ऐसी जानकारी आपको देंगे जो कि आप उनसे पहली बार शायद परिचित होंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या ये तो देख ही लिए। यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या सेमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? 60 ईसा पूर्व में किसने की? ये करी इसकी स्थापना कण्व वंश के संस्थापक
सुशर्मा जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी। अच्छा, सातवाहन वंश को अब देखते हैं। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसे पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में तपस्वियों को एक गुफा दी थी। इसने जो है बेकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। बेकंटक होगा, बेनकंटक लिखा है, तो बेकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर मेन पॉइंट यही है कि आंध्र वंश की राजधानी जो है प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना सिमुक ने करी। इसका प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था और इसे क्या कहा जाता था? पश्चिम का स्वामी। और इसने क्या किया कि तपस्वियों को एक गुफा दिया और इसने खुद का जो उपाधि धारण किया बेकंटक स्वामी धारण किया। अच्छा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि में दान देने की प्रथा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही शुरू किया, अर्थात सातवाहनों ने किया। नानाघाट अभिलेख इसका परिणाम है। तो नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत की सातवाहन वंश ने। इसका प्रमाण जो है नानाघाट अभिलेख में मिलता है। तो ये सब आप दिमाग में रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सातवाहन समाज मातृस्थात्मक था परंतु राजतंत्र पितृतात्मक था। इसका कहने का मतलब ये है कि इनके जो भी शासक वगैरह हुए उसमें माताओं का नाम जो है अपने नाम में पहले रखा गया। जैसे गौतमपुत्र सतकर्णी यहाँ देख रहे हैं, गौतमपुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमपुत्र सतकर्णी जो यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो गौतमी पुत्र है ये गौतमी जो है सतकर्णी के माता का नाम है। तो एक तरह से जो है इसका समाज माता का सम्मान करता था, इसलिए सातवाहन समाज मातृस्थात्मक कहा गया। परंतु राजतंत्र पितृतात्मक था। पितृतात्मक था कहने का मतलब हुआ कि गौतमी पुत्र तो ये तो माँ का नाम हो गया, लेकिन सतकर्णी जो है उसके राजा जो बनता था, जो उत्तराधिकार होता था सातवाहनों में, उसके उत्तराधिकार सभी पुरुष होते थे। पितृ प्रधान होते थे, मतलब पुरुष प्रधान होते थे। इसलिए राजतंत्र उसका जो है पितृतात्मक कहा गया। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमपुत्र सतकर्णी के लिए। आंध्र सातवाहनों राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। तो आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। गुप्त पुराण मतलब वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है और उसी प्रकार विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। तो ये सब दिमाग में रखेंगे आप। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन ही था। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश ही हुआ। गौतमीपुत्र सतकर्णी को वन व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। वन व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। उस समय जो है उस समय तक मतलब जिस समय सातवाहन वंश अस्तित्व में था उस समय तक जो है व्यवसाय जो है वन व्यवस्था का आधार जो है जातिगत हो गया था, वंशानुगत हो गया था। ठीक है, उस समय जो है व्यवसाय वन व्यवस्था का आधार नहीं था। तो इन्होंने जातिगत वंशानुगत वन व्यवस्था को सपोर्ट किया, इसलिए इसको जो है न वन व्यवस्था का संरक्षक गौतमपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। सातवाहनों की भाषा प्राकृत तथा लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। गुणाढ़ जो है एक लेखक थे, साहित्यकार थे। इसने बृहत कथा की रचना की थी। तो इसके बारे में कहा गया कि गुणाढ़ सातवाहन काल के साहित्यकार थे। प्राकृत भाषा के साहित्य में राजा हाल, ये सातवाहन राजा थे, का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो प्राकृत भाषा के साहित्य, यहाँ पर नोट करने वाला यही बात है कि कुछ भाषा के साहित्य में राजा हाल का बड़ा महत्व था, प्राकृत भाषा के साहित्य में तो ये भी सातवाहन राजा ही था। हाल के दरबार में ही गुणाढ़ रहा करते थे। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या और कहा गया है। यह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट कवि था। हाल के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और अनेक कवि व लेखक उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई पुस्तक गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध
पुस्तक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये किस भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक। और कौन लिखा है? हाल। हाल कौन था? सातवाहन किंग। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रय स्थान था। राजा हाल का दरबार जो है साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रय स्थान था। इसी के दरबार में गुणाढ़ रहा करते थे। उसके संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य को बड़ी उन्नति हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृतिक साहित्य का सातवाहन युग में जो है उन्नति हुई। तो राजा हाल के बारे में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाथा सप्तशती के लेखक हाल और बृहद कथा के लेखक गुणाढ़ थे। भारत में प्रथम बार शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों ने सीसा, चांदी, तांबा और पोटिन के सिक्के भी चलाए थे। तो इन सभी सिक्कों को भी इसने चलवाया था। अब देखिए नासिक शिलालेख के बारे में बताया गया है। नासिक शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नासिक शिलालेख गौतम पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। तो नासिक शिलालेख में किसका उल्लेख किया गया है? गौतम पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का, इनके विजयों का, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बालश्री ने की थी। तो अभी आपको मैंने बताया था कि इनके जो भी राजा होते थे उसके माँ का नाम जो है उसके नाम के पहले होता था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी में गौतमी जो शब्द है इनकी माँ का नाम है। जिसका देखिए यहाँ लिखा है नासिक शिलालेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बालश्री ने किया था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इसलिए नाम है, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज सातवाहन वंश को कहा जाता है। नासिक प्रशस्ति ने गौतमी पुत्र को अपरांत, अनुपात, सौराष्ट्र, कुकरा, अकरा, अवंती के शासक रूप में वर्णित किया। तो ये लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लाइन आगे आ रही है वो पूछा गया क्वेश्चन। शक राजा नहपान को हराया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किन शक राजा को हराया था? तो नहपान, इस कहीं कहीं छारात भी लिखा जाता है, छारात राजा, तो नहपान को हराया था, ये भी पूछा जाता है। सातवाहन के पूर्व प्रभुत्व के एक बड़े हिस्से को फिर से जुट कर अपने वंश की प्रतिष्ठा को बहाल किया। इसका अर्थ सीधा से हो गया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। मतलब इसमें जो है ये दिखाया गया है कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने वंश के प्रतिष्ठा को फिर से बहाल किया। जो सातवाहन के बड़े हिस्से वगैरह प्रदेश थे उसे फिर से जीता। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख किस शिलालेख में वर्णित है? तो नासिक शिलालेख में। ये आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा प्योरिटी है। और शक राजा नहपान को भी याद रखेंगे, छारात राजा या शक राजा नहपान को याद रखेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। कथा सरित सागर और कथा कोश की रचना इसी समय हुआ। मतलब सातवाहन काल में ये रचना हुई थी। उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहनों ने किया, ठीक है। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण प्रशासन का कार्य जिसे सौंपा उसे गोलमिक कहा जाता था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि गोलमिक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यही है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण प्रशासन का कार्य जिसे सौंपा उसे गोलमिक कहा जाता था। अब हम सातवाहन युग में वास्तुकला को देखेंगे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन युग में वास्तुकला को बहुत से आदमी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन अर्थात महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो चैत्य और विहार शब्द का अर्थ समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चैत्य और विहार साथ ही बनाए जाते थे। तो हम यहाँ पर उसका जानकारी दिया गया है, आप जो है उसे देख लेंगे। देखिए चैत्य क्या होता था। चैत्य बौद्ध मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षु निवास का। तो चैत्य एक बौद्ध मंदिर होता था और विहार क्या होता था? भिक्षु निवास। वर्षा ऋतु में भिक्षु विहार में
निवास करते थे। तो उसके बारे में और जानकारी, चैत अनेकानेक पायों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा होता था। ये सब जो है चैत विहार जो बनाया जाता था, ये सब किस चीज़ में बनाया जाता था? यहाँ पर देखा हमने कि चट्टानों, ठोस चट्टानों को काट कर अनेक चैत और विहार बनाए गए। तो चट्टानों में ये सब बने होते थे। तो चैत के बारे में कहा गया अनेकानेक पायों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा होता था और बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। सबसे मशहूर चैत के बारे में बताया गया है पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत। कार्ले का चैत के बारे में आप सुने होंगे, ये सबसे मशहूर चैत है। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। शिला वास्तुकला मतलब शिलाखंडीय वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये चैत और विहार किस वास्तुकला का उदाहरण है? सातवाहन वास्तुकला का उदाहरण है, अर्थात शिला वास्तुकला का। शिला वास्तुकला मतलब पत्थर में जो है चट्टानों टोनों को काट कर जो है बनाया गया, इसलिए इसे शिला वास्तुकला कहा जाता है। बिहार चैतियों के पास बनाए गए। बोले थे हम बिहार और चैत साथ साथ होते थे, चैत और बिहार। तो चैत के बारे में हमने बताया कि चैत जो होते थे बौद्ध के मंदिर का काम करता था और बिहार भिक्षु के निवास का काम करता था। तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार से क्या अभिप्राय है, चैत से क्या अभिप्राय है। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको मारना है, तो आप अपना समझ लें। ये सब बहुत कम जगह आपको मिलेंगे। तो बिहार चैतियों के पास बनाए गए, उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। नासिक में 3 विहार हैं। चूँकि उनमें नहपान और गौतमी पुत्र के अभिलेख हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा के पहली दूसरी शताब्दियों के हैं। शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में हैं। इनमें अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर है। कहने का मतलब है शिला वास्तुकला ये नहीं कि सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश अर्थात दक्कन क्षेत्र महाराष्ट्र में ही प्रचलित थे। ये वास्तुकला आंध्र में कृष्ण गोदावरी क्षेत्र में भी पाई गई, लेकिन यहाँ का स्वरूप दूसरा था। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में था, ठीक है। लेकिन सारा का सारा जो देख रहे हैं वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित वास्तुकला है। तो ये संरचना अधिकतर स्तूप के रूप में है। इनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? अमरावती और नागार्जुन कोंड का स्तूप। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमरावती कला का संबंध किस से है, तो सातवाहन शासकों से है। सातवाहन के समय से नागार्जुन कोंड स्तूप का संबंध किससे है, यही पूछा जाएगा। यही 3 अमरावती, नागार्जुन कोंड, चैत विहार, ठीक है, दिमाग में रखना। यही वास्तुकला यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। अमरावती कला का विकास सातवाहन शासकों के समय ही हुआ। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, किंतु ईसा के दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर वह पूर्ण रूपेण निर्मित हुआ। मतलब 200 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था अमरावती स्तूप का निर्माण होना, लेकिन उसको बनते बनते चूँकि पहले उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, तो काट काट कर बनाया जाता था, तो उसको बनते बनते बहुत समय लग जाता था। तो दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर यह पूर्ण रूप से निर्मित हुआ। इसका गुंबज, अमरावती स्तूप के बारे में बोल रहे हैं कि इसका गुंबज नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर मालूम होती है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उखेरे हुए हैं। अब देखिए चेदी राजवंश के बारे में। चेदी राजवंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी देते हैं, बाकी और जानकारी भी आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो चेदी राजवंश, इस राजवंश की स्थापना महाबेगभान ने की थी। इस वंश की उत्पत्ति अशोक की मृत्यु के बाद हुआ। ये ब्राह्मण वगैरह नहीं थे। चेदी महाजनपद के बारे में सुने होंगे, जिसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। उसी का इतिहासकार मानते हैं कि उसी का एक शाखा कलिंग में जाकर बसा और चेदी राजवंश की स्थापना करी। तो चेदी राजवंश की स्थापना महाबेगभान ने की। चूँकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद का उदय हुआ,
तो उसी का कहीं न कहीं शाखा बचा हुआ था और वो जो है कलिंग गया और कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना करी। तो चेदी राजवंश की स्थापना किसने करी? तो महामेघवाहन ने की। इस वंश की उत्पत्ति अशोक की मृत्यु के बाद हुआ। इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल था। राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। खारवेल जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो हाथी गुफा अभिलेख में राजा खारवेल के बारे में उल्लेख है कि यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने क्या किया? जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। चेदी राजवंश के बारे में देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। मौर्य सम्राट जो अशोक था उसने भीषण युद्ध के बाद कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि अशोक के निर्मल उत्तराधिकारी, मतलब इतिहास में ऐसा प्रतीत होता है कहीं से स्रोत से कि उसके अशोक के जो निर्मल उत्तराधिकारी थे कलिंग पर अपना अधिकार नहीं रख सके। उनकी मृत्यु के बाद कलिंग के राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया। इस समय वहाँ चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का शासन हुआ करते थे। चेदी भारत की एक अत्यंत प्राचीन जाति थी तथा 6 शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद विद्यमान था, जिसमें संभवतः आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके सीमावर्ती प्रदेश शामिल थे। चेदी जातक में इसकी राजधानी शक्तिवती बताई गई है। महाभारत में इसी शक्तिमती को सोथिवती कहा जाता है कि इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। तो महाभारत में इसको शक्तिमती बताया गया है। तो इसी लगता है, तो मतलब इतिहास में प्रतीत होता है कि इसी चेदी वंश की एक शाखा कलिंग गई, उसने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करी। इसलिए ये बात हमने बताया था। खारवेल का इतिहास हम देखते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो है खारवेल हुआ। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर पुरी जिला से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी है। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक शासनकाल की घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। हाथी गुफा अभिलेख ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसमें खारवेल के राजकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए ये है खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का जो है उदयगिरी पहाड़ी का सीन। तो आपने चेदी राजवंश का विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। आगे देखते हैं क्या है आगे है बाका टक वंश। तो बाका टंक वंश के बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना किसने की। तो बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने जो है इसकी स्थापना करी। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था परवर सेन, उसने सेतुबंध नामक साहित्य की रचना की। सेतुबंध के बारे में बराबर कई बार पूछा गया है, तो आप दिमाग में रखेंगे कि सेतुबंध की रचना परवर सेन ने की। फिर है उसी प्रकार एक मागध समुदाय था, ठीक है। इसका कार्य क्या था ये पूछा जाता है। ये मगध नहीं समझेंगे, मगध साम्राज्य नहीं समझेंगे। ये एक मागध नाम का समुदाय था। इसका काम था राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, मतलब राजवंश के जो इतिहास वगैरह थे और कई वीर के जो कहानियाँ वगैरह थे उसको कंठस्थ करना, याद रखना। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ स्तूप के बारे में। सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को माना जाता है। अशोक के देवनाम प्रिय उपाधि यह प्रमाणित करता है कि अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। तो अशोक को महान माने जाने के कारण एक यह भी है कि उसने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता दिखाई। किसी धर्म के प्रति उसने कट्टरता या विद्वेष की भावना नहीं रखी, सभी धर्मों का सम्मान किया, इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। तो ये अशोक के बारे में ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची के स्तूप को माना जाता है।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड हम जो है अगली वीडियो भारत में हुए विदेशी आक्रमण से लाएंगे, जो कि मौर्योत्तर काल के ही पार्ट है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य वगैरह आएगा। तो 2-3 वीडियो में हमारा प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सीरीज चलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आपको काफ़ी अच्छे नोट्स कंटेंट यहाँ से मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। आपके एग्ज़ाम से एक भी इतिहास से प्रश्न नहीं बाहर जाएंगे, दैट इज़ प्रॉमिस। थैंक यू।